जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी का ये हमारा तीसरा सेट होगा। 2 सेट अब तक हम करा चुके हैं, जिनमें हम जीके प्लस साइंस से 75 प्रश्न शामिल किए हैं। प्रश्न वही हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है अशोक, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है अर्धमागधी, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? आपको बताना है निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। अशोक होगा, चंद्रगुप्त होगा, गौतम बुद्ध होगा या फिर महावीर होगा? तो इसका आंसर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन अशोक का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सुद्धोधन होगा, उमागुप्त होगा, चाणक्य होगा या फिर शूद्रक होगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये चाणक्य हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन होगा, बौद्ध होगा, मुस्लिम होगा या फिर ईसाई होगा? तो सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बौद्ध का, जिसने भी चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक है या फिर बिंदुसार है? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपको बताना है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुणाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल जो था ये अशोक का उत्तराधिकारी था, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? सुघोष होगा, विशाख दत्त होगा, कालिदास होगा या फिर भास होगा? तो इसका राइट आंसर जिसने भी विशाख दत्त का चयन किया है सेकंड ऑप्शन उसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना 75 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या फिर टोपरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र जो है, थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया? आपको बताना है भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है। 16 होगा, 24 होगा, 26 होगा या फिर 22 होगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 22 भाग यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपको बताना है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। 3 होगा, 4 होगा, 20 होगा या फिर 21 होगा? तो बात करें संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें किस अनुच्छेद में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र है, तो ध्यान रखना है 368 वहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें किस देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका से ली गई। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? आपको बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो मूल संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो अभी आपको हमने बताया है कि जो है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा
सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, आपको बताना है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। दोस्तों प्रश्न वही है जो कई बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। और जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। यहां पर आपको बहुत कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई, आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। पहला होगा, दूसरा होगा, सातवां होगा या फिर नवा होगा, तो आपको इसका सही उत्तर जरूर ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो राइट आंसर यहां पे जो है 1951 में सर्वप्रथम जो पहला संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, 11वीं अनुसूची यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 12वीं अनुसूची यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, 7वीं होगा, 8वीं होगा, 9वीं होगा या फिर 10वीं होगा, तो यहां पर जिसने भी 8वीं का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, आपको ध्यान रखना है, तो सही उत्तर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या फिर उपरोक्त सभी, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड संगठन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड संगठन है। इंडिया कार्ड होगा, मास्टर कार्ड होगा, एसबीआई कार्ड होगा या फिर सिटी बैंक कार्ड होगा, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिटी बैंक कार्ड, फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, ऑटो ऋण होगा, वैयक्तिक ऋण होगा, वैयक्तिक जो है ऋण होगा या फिर आवास ऋण होगा, तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना, दो ऑप्शन सेम है दोस्तों, तो यहां पर आपको ध्यान रखना भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, ध्यान रखना है आवास ऋण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है, मोबाइल वैन होगा, मोबाइल बैंकिंग होगा, इंटरनेट बैंकिंग होगा या फिर टेली बैंकिंग होगा, तो ध्यान रखना है राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल वैन, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियां होती है, संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियों होती है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 30, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर कितना है, 76% होगा, 51% होगा, 49% होगा या फिर 26% होगा, तो यहां पर राइट आंसर की बात करें बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर कितना है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 26%, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मुंबई, आप सभी को पता होगा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है मुंबई है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है, करेंसी नोट होगा, सिक्के होंगे, चेक होगा फिर बॉन्ड होगा, तो वैकल्पिक धन का उदाहरण की बात करें तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा चेक हो जाएगा, ध्यान रखना है, थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई, 1951 में, 1961 में, 1972 में या फिर 1976 में, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है।
टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा? उड़ीसा होगा, मध्य प्रदेश होगा, झारखंड होगा या फिर छत्तीसगढ़ होगा? तो आपको ध्यान रखना है टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध? तो शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, यहां पर सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध? तो सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र, थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा या फिर छठा होगा? तो ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 जुलाई, 23 सितंबर? दोस्तों यहां पर आप जीरो को हटा दीजिएगा, 3 जनवरी कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है 3 जनवरी है। आप लोग कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या होगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ध्यान रखना 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? आपको बताना है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या ध्यान रखना आपको 1 है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे? तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो 24 आवर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। दूर की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह होगा? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? आपको बताना है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर जिसने भी फोर्थ ऑप्शन काला का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 21 जून, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो आप सभी को पता होगा, कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन? तो यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन अमीर खुसरो का चयन किया है, जो है अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? एटा, कासगंज, कन्नौज या फिर लखनऊ? तो बात करें अमीर खुसरो का जन्म तो एटा में हुआ था, ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? कपिल होंगे, कौटिल्य होंगे, मनु होंगे या फिर वात्स्यायन होंगे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मनु। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे, ध्यान रखना है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570, 622, 642 या फिर 670? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 570 हो जाएगा, 570 यहां पर सही उत्तर है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में या फिर 1499? तो ध्यान रखना है यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? अमीटर होगा, मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा या फिर ओम मीटर होगा? तो यहां पर सही उत्तर की बात करें तो ओम मीटर हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्रता होता है? तापमान, दाब,
अनुप्रस्थ प्रच्छेदी क्षेत्र या फिर बल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। दोस्तों पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा, हम वही प्रश्न कलेक्ट किए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन बताइए। एम्पलीफायर होगा, रेगुलेटर होगा, स्विच होगा, फिर रेक्टिफायर होगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। गॉस होगा, वेबर होगा, हेनरी होगा, फिर डोमेन होगा। तो यहां पर गॉस जो है फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होगा, गॉस होगा, हर्ट्ज होगा या फिर टेस्ला होगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वेबर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, तांबा या फिर कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ध्यान रखना यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा तांबा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनचुंबकीय पदार्थ? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर लोहा। तो अनचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो ऑक्सीजन है। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? कोयला, ज्वलक, ऊष्मादायक या फिर ईंधन। तो राइट आंसर यहां पर ईंधन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी है दोस्तों। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मेथेन होगा, एथेन होगा, पेंटिंग होगा या फिर ब्यूटेन होगा। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो ब्यूटेन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? बायोमास, कोक, प्रणोदक या फिर कोल गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? तो प्रणोदक कहलाते हैं। ध्यान रखना है, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? फेट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट। तो भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जाना जाता है। ध्यान रखना है, सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पटाखे का विस्फोट उदाहरण है वाष्पन, दहन, वर्षण या फिर अवघटन। तो पटाखे का विस्फोट जो उदाहरण है ये उदाहरण है दहन का। ध्यान रखना, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? कोयला होगा, पेट्रोल होगा, प्राकृतिक गैस होगा, फिर डीजल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम होगा, थोरियम होगा, रेडियम होगा, फिर हीलियम होगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गोबर गैस में क्या होता है? मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गोबर गैस की बात करें, गोबर गैस में क्या होता है? तो मेथेन होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तांबा होता है, लोहा होता है, मैग्नीज होता है, फिर जस्ता होता है। तो हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा या फिर परिशोधिका। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, प्लीहा को, किसको? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ध्यान रखना है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या फिर 190 दिन। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत या फिर अस्थि मज्जा। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ये होगा, बी होगा, फिर ए बी होगा या फिर ओ होगा। तो ध्यान रखना, एंटीबॉडी किस रुधिर वर्ग में नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है।
किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए, वी, ए, वी या फिर ओ? तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ओ, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, ए, वी, ए, बी या फिर ओ? तो किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ओ, फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, ए होगा, वी होगा, ए बी होगा, फिर ओ होगा? तो निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान रखना है ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, केवल ए, केवल बी, केवल ए बी या फिर केवल ओ? तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल रक्त समूह जो है किससे ले सकता है रक्त, तो केवल वो से ले सकता है। ध्यान रखना, फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब या फिर 4 अरब? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो ध्यान रखना है कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब राइट आंसर है यहां पर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर? इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता जो है कहलाता है, ए बी होगा, ए बी होगा, ए होगा, फिर बी होगा या फिर ओ होगा? तो यहां पर राइट आंसर ए बी हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा, यूरिया होगा, अमोनिया होगा, यूरिक अम्ल होगा या फिर अमोनियम नाइट्रेट होगा? तो राइट आंसर यहां पर यूरिया हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखना है। दोस्तों साइंस प्लस जीके से मिलाकर के 75 प्रश्न थे। दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहते हैं तो आप लोग जीके और साइंस में मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और डेली हमारे साथ जरूर जुड़े रहना, और जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।